हेलो बच्चों, क्या हाल चाल? सब बढ़िया होना भी चाहिए। अब मैंने कम्युनिटी टैब में डाला था कि मैं अब केमिस्ट्री और फिजिक्स भी पढ़ाऊंगा, क्लास 11th का हो चाहे वो 12th का भी हो। भाई कुछ भी कर लिया जाएगा आप लोगों के लिए। तो पहले 11th से चलते हैं, 12th का रिकमेंडेशन आएगा तो देखा जाएगा। लेकिन 11th में क्या हम लोग पढ़ेंगे? आज मैंने सोचा है केमिस्ट्री हम लोग पढ़ेंगे। सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री पहला चैप्टर है हमारा। और मैं बहुत सुन रहा था कि वो ऐसे टीचर पढ़ाते हैं ना केमिस्ट्री का कि बच्चों को समझ ही नहीं आता कुछ भी। मतलब कुछ बोलते रहेंगे, किसी का समझ नहीं आएगा, कोई सोएगा, समझना नहीं चाहेगा, यही सब रहता है। लेकिन हाँ, लड़कियों की केमिस्ट्री अच्छी होती है, मैं जानता हूँ। लेकिन अब कुछ कुछ एक्सेप्शन में होती हैं, लेकिन बहुत से लड़कियों का केमिस्ट्री बहुत अच्छा होता है एज कम्पेयर टू बॉयज, मैं कह सकता हूँ। ठीक है, आगे हम लोग बढ़ते हैं ना। यहाँ हम कोई डिस्क्रिमिनेशन फैलाना कुछ भी नहीं, हम लोग को पढ़ना है सिर्फ। तो क्या पढ़ेंगे? केमिस्ट्री। अब पहला चैप्टर है सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। केमिस्ट्री मतलब समझते क्या है हम लोग? ये भी तो है ना, क्लास 9th में पढ़ते आ रहे होंगे केमिस्ट्री मतलब क्या होता है। बस हम लोग ये जानते हैं केमिस्ट्री इज अ ब्रांच ऑफ साइंस विच डील विथ अ कंपोजिशन और स्टडी ऑफ मैटर ट्रांसफॉर्मेशन, यही सब तो पढ़ते आ रहे हैं। मतलब कोई भी चीज का कंपोजिशन हो, ये मैटर का स्टडी हो, ये कुछ ट्रांसफॉर्म हो रहा है केमिकल चीज, उसी को हम लोग कह देते हैं केमिस्ट्री। इतना जानते हैं। अब ये तो मैंने हिंदी इंग्लिश दोनों में बता दिया। अब जब पूछते हैं कि क्यों केमिस्ट्री इतना अच्छा लगता है आपको, क्यों केमिस्ट्री बहुत अच्छा लगता है, तो आपको बोलना है ना केमिस्ट्री हमको इसलिए अच्छा लगता है क्योंकि वहाँ केमिकल की चीजें अकर होती हैं। मतलब वहाँ केमिकल की चीजें इतनी ज्यादा हमको देखने मिलती है, हमारा आंख ऐसे इंटरेक्ट हो जाता है कि भाई हमको तो केमिस्ट्री करना है। लेकिन बाद में क्या होता है, किसी सबको पता है केमिस्ट्री में क्या होता है, लेकिन जब सामने से हम लोग देखते हैं फिजिकली तो बहुत अच्छा लगता है। इसीलिए केमिकल को हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन में देखने पे बहुत अच्छा लगता है। तो इसीलिए केमिस्ट्री हम लोगों को बहुत अट्रैक्टिव लगता है। इतना समझ में आया? अब केमिस्ट्री का यूज क्यों पड़ा, किस लिए केमिस्ट्री की इंपॉर्टेंस क्या थी? भाई हमारे लाइफ में बहुत कुछ चीजें हैं ना जो केमिस्ट्री के बिना हो ही नहीं पाएंगी। जो तीनों ब्रांच है ना, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी और जूलॉजी, चार हो गए चलिए। तो ये चारों से भी ज्यादा केमिस्ट्री बहुत अच्छा लगता है। पूछो क्यों? क्योंकि अगर आपको किसी भी चीज के बारे में नॉलेज करना है, किसी भी चीज के बारे में, हर जगह केमिस्ट्री का यूज होगा। अगर मैं बोलूं कभी भी आपको खाने के बारे में जानकारी लेना होगा, इंपॉर्टेंस ऑफ फूड, फूड जब कैसे बनता है, सब केमिस्ट्री उस पे है। फर्टिलाइजर हो गया, और भी चीजें। केमिस्ट्री के तो 5 टाइप होते हैं आपके, 5 केमिस्ट्री होते हैं। कोई बायो केमिस्ट्री हो जाती है, वहाँ इंपॉर्टेंस आता है केमिस्ट्री का। और भी आगे जाओगे तो केमिस्ट्री में आपके इंपॉर्टेंस मैग्नेटिक फील्ड में भी यूज किए जाते हैं। और भी चीज़ों को खोजने में केमिस्ट्री का यूज होता है, मेटल बनाने में, और भी चीज़ों को बनाने में। मतलब हर जगह भाई, सब जगह केमिस्ट्री का यूज है। इंपॉर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री कहीं आप बता ही नहीं पाएंगे जहाँ ना हो, सब जगह आपका यूज है। कुछ कुछ चीज़ें मैं ऐसे आप लोगों को बताना चाहता हूँ बुक के एक एनसीईआरटी से, कि अब अगर मैं बोलूं तो आप लोग देखना, ये बुक है एनसीईआरटी की, सब लोग जानते हैं, कोई इसमें दो राय नहीं है। अब इसमें आप लोग पेज नंबर 2 को ओपन करना, जो मैं बोलने जा रहा हूँ वो सुनना। जैसे आप देखते हो ना, केमिस्ट्री मैंने बोला था बायो केमिस्ट्री, बायो केमिस्ट्री होती है जो केमिस्ट लोग यूज करते हैं। मतलब केमिस्ट लोग कैसे, वो अपने दवाई के लिए, ड्रग्स के लिए, ड्रग्स को ही दवाई कहते हैं, मेडिसिन कहते हैं, इतना बात समझ में आई? अब कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए वहां वो यूज करते हैं सिस्प्लेटिन, सिस्प्लेटिन और टैक्सोल, टैक्सोल। ये सब चीज किस लिए यूज की जाती है? कैंसर के थेरेपी को, कैंसर को खत्म करने के लिए ये दो चीज यूज की जाती हैं। अब ये भी तो इंपॉर्टेंस हुआ बायो के फील्ड में केमिस्ट्री का, बात समझ में आई? दूसरी चीज, अब मैं बोलूं अगर एड्स, किसी को एड्स हो जाता है ना, तो वो भी एजीटी का यूज कर सकता है, एजेडटी। ये एजेडटी क्या है? इसको कहते हैं एजिडोटीमेडिन। ये है एजिडोटीमेडिन, बहुत ऐसा नाम रख देते हैं कि पूछने लायक नहीं रहता, लेकिन हमको पढ़ना नहीं है, बस समझना है यहाँ पे जितने भी चीज हो। अब मैं बोलूं आगे की बात करूं तो आप लोग जानते हो हमारे एटमॉस्फेयर में देखा जाए तो रेफ्रिजरेटर से जो भी हमारे क्या कहते हैं ओजोन लेयर डिप्लीट हो रही है, उसमें से क्लोरोफ्लोरोकार्बन निकल रहे हैं, वो हमारे ओजोन लेयर को डिप्लीट कर रही है। वो भी क्या हो रहा है? वो भी तो केमिकल प्रॉपर्टीज हैं, वो भी तो केमिस्ट्री का वहां यूज हो रहा है। तो उसको रोकने के लिए भी वहां केमिस्ट्री का यूज होता है। और फिर अपर मतलब उसको डैमेज करने के लिए भी वहां भी केमिस्ट्री का यूज हो रहा है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन का। ठीक है, बात समझ में आई यहाँ भी? और अब मैं बोलूं फील्ड में फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड, मतलब भाई हर जगह केमिस्ट्री का यूज हो रहा है। ठीक है, बात समझ में आई? अब आगे बढ़ते हैं, केमिस्ट्री का यूज से थोड़ा सा आगे पढ़ेंगे। मैटर,
मैटर क्या होता है भाई? कोई भी मैटर ये वाला नहीं कि सान लिए बना लिए खाना खा लिए, ये मैटर नहीं, वो मैटर नहीं है। मैटर दूसरा है कि आप समझते, केमिस्ट्री का मैटर है, याद रखना। मैटर ये होता है कि एनीथिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैव मास इज नोन एज मैटर। भाई ये तो सब जानती है, तो 9 से ही आता है, लेकिन इसका मतलब क्या है? अब मैं बोलूँ मतलब ये है कि कोई भी चीज अगर ये मार्कर है, ये तो स्पेस कहूँ भी ऑक्यूपाई कर रही है ना, पूरे स्पेस में, पूरे यूनिवर्स में, और इसका मास भी तो है ना, तो इसको मैटर कहेंगे। अब भाई आपकी जो किताब होगी, वो जो आप पढ़ रहे हो जिससे, वो भी मैटर है, पेन मैटर है, इंसान मैटर है, सब कुछ मैटर है। लेकिन क्या छोड़ के, क्या आपकी फीलिंग मैटर है? क्या फीलिंग आपकी मैटर है? क्या फीलिंग का कोई मास है? क्या कोई लव का मास है? नहीं है। तब भी भाई कहते हैं ना कि भाई प्यार है प्यार, लेकिन वो अलग चीज होता है, वो दिखाने की कुछ और, लेकिन केमिस्ट्री की भाषा में कुछ नहीं होता है वो सब चीजें, क्योंकि भाई हमको मैटर चाहिए, वो सब चीजें नहीं। ठीक है, बात समझ में आए वहां पे मैटर क्या होता है? ठीक है, अब आगे हम बढ़ते हैं। मैटर की जब हम लोग स्टडी करते हैं, तो मैटर की स्टडी करते हैं तो हम लोगों को 3 टाइप मिलते हैं। कौन से 3 टाइप? लेकिन होते हैं 5, लेकिन 3 मैं बताऊंगा, जैसे सॉलिड, लिक्विड, गैस। अब सॉलिड, लिक्विड, गैस के भी 2 और होते हैं अलावा, क्या? प्लाज्मा, दूसरा बोस आयंस्टाइन कंडेंसेट। ये जो है, ये 2 का क्यों नहीं स्टडी करते? क्योंकि दोनों स्टेबल होते ही नहीं है, मतलब नॉन स्टेबल होते। स्टेबल होते तो स्टडी करते, लेकिन हमारे सॉलिड, लिक्विड, गैस भैया स्टेबल है, इसलिए उनकी स्टडी कर रहे हैं। ठीक है, अब मैं कुछ क्लास 9 का ही चीजें बताऊंगा, 8th का सॉलिड, लिक्विड, गैस के बारे में। ठीक है, उसको भी अपने दिमाग में बैठाए रखना। अगर मैं बात करूं सॉलिड की, तो क्या सॉलिड के अंदर जो भी पार्टिकल्स होते हैं उनमें क्या स्पेस बहुत ज्यादा होता है? नहीं होता है। अगर बहुत ज्यादा स्पेस होता तो क्या वो सॉलिड कहलाता? नहीं होता। उसके अंदर जो स्पेस होता है ना, बहुत कम होता है, बहुत ही कम, मतलब एकदम दिखेगा ही नहीं तुमको सॉलिड के अंदर स्पेस। ठीक है, बात समझ में आई? अब मैं बात करूं लिक्विड की, क्या लिक्विड के अंदर स्पेस होता है? हाँ, थोड़ा बहुत होता है, एज कंपेरिजन तो सॉलिड कह सकते हो। और क्या लिक्विड कहीं फ्लो कर सकता है? हाँ, लिक्विड फ्लो कर सकता है। क्या सॉलिड फ्लो कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। बात समझ में आया? अब मैं बोलूं गैस की बात, गैस में एज कंपेयर टू बोथ सॉलिड, लिक्विड से भी कंपेयर करें गैसेस में, क्या गैसेस में बहुत ज्यादा पार्टिकल के बीच में स्पेस होते हैं? हाँ, बहुत ज्यादा होते हैं, तभी तो लिक्विड और सॉलिड से भी ज्यादा रन और मूव कर लेते हैं एटमॉस्फेयर में, इतना ज्यादा। बात समझ में आई यहाँ पे? अब मैं बोलूं फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किस में ज्यादा होता है? अब आप बोलोगे सर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मतलब, बात समझ आ रही, बहुत ज्यादा अट्रैक्ट किया जाए, मतलब बहुत ज्यादा उसमें जोर लगाया, उस सॉलिड के अंदर होगा, लिक्विड के अंदर उससे कम, गैस के अंदर तो एकदम नहीं, नेग्लिजिबल होता है। ठीक है, बात समझ में आ रहा है? लेकिन थोड़ा सा नेग्लिजिबल होता है, इसीलिए उसके अंदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उतना नहीं होता है। अब आगे मैं पढ़ूं कुछ सॉलिड और लिक्विड गैसेस में बात करूं, सॉलिड के पास क्या होता है? डिफिनिट शेप एंड डिफिनिट वॉल्यूम होता है। ईटा लेके जा रहे हो, क्या ईटा को गोले में बना के इसे हाथ में लेके चले पाओगे? नहीं। अब मैं बोलूं दरवाजा, कुछ भी हो भाई, उसका शेप होता है ना, दिमाग में एकदम बना रहता है। मोबाइल का शेप ऐसे होता है भाई, उसका शेप फिक्स रहता है, ऐसे हम लोग सोचते हैं ना, तो वही हो जाता है सॉलिड। लिक्विड का मैं बात करूं, अब मैं बात करूं लिक्विड में, लिक्विड में आपका जो होता है ना, वो शेप फिक्स नहीं है, वॉल्यूम फिक्स है। मतलब कैसे? अभी सिलेंडर के शेप में 100 ml लिक्विड लिए थे, अब जाके तुम दूसरा वेसल बदल लो। कैसा वेसल बदल लो? मैं बोलूं अभी तुम इसमें लिए थे बीकर में, अब जाके तुम इसमें ले लिए, भाई कोई वॉल्यूम तो फिक्स नहीं है। मतलब तुम्हारा यहाँ वॉल्यूम 100 ml भी था, यहाँ भी 100 ml है, लेकिन क्या शेप चेंज हो गया ना? शेप चेंज हो गया। गैसेस की बात करते हैं, गैसेस में ना आपका कोई शेप होता है ना कोई वॉल्यूम होता है। मतलब गैसेस क्या होता है? कंप्रेसिबिलिटी उसकी बहुत ज्यादा हाई होती है भाई, इतना कंप्रेस कर देंगे ना कि लिए थे गैसेस, मतलब बुगाड़ा देगा ना, बैलून जो कहते हैं, ऐसे सर्कल में बना देंगे, ऐसे में, ऐसे भी होता है ना भाई, ऐसे बहुत लोग देखे हैं और ऐसे भी बहुत लोग देखे हैं। तो पहले इसमें था लेकिन इसमें बना दिया, कैसे? कंप्रेस करके। क्या उसका शेप और क्या वॉल्यूम फिक्स है? नहीं। अब भाई इसमें कितना वॉल्यूम है, इसमें कितना वॉल्यूम हम जानते थे, शेप भी हम नहीं जानते थे, शेप भी बदल गया। बात समझ में आई? ये कुछ थे आपके प्रॉपर्टीज सॉलिड, लिक्विड, गैसेस के बारे में मैंने स्टडी कर दिया, बता दिया। अब कुछ और मैं बताऊं, सॉलिड को अगर लिक्विड में बनाना होगा क्या करोगे? हीट करोगे। भाई हीट करेंगे तभी तो सॉलिड से लिक्विड में बनेगा। कैसे? अगर मैं बोलूं बर्फ को देखो, बर्फ को हीट करोगे तो फिर लिक्विड में बनेगा। लिक्विड को गैस में बनाने की सर वहां भी हीट करना पड़ेगा, वहां वेपराइजेशन होगा। बात समझ में? गैस को लिक्विड में लाने के लिए क्या करेंगे सर? वहां गैस को लिक्विड में लाने के लिए ना आप लोग कंडेंसेट करोगे। क्या करोगे? कंडेंसेट करोगे। कंडेंसेट मतलब
शब्द निकल रहा है ना कंडेंसेट, तो कोल्ड, कोल्ड निकल रहा है ना, वो कोल्ड करोगे वहां पे। और लिक्विड को भी सॉलिड में लाने के लिए क्या करेंगे, लिक्विड आ गया सॉलिड में बनाना है, फ्रीजिंग करेंगे, वहां भी क्या हो रहा है कोल्ड, तो वही कोल्ड आपका बात समझ में आ गया। तो यही चीज था जो मैं बताना चाह रहा था, कैसे किसी भी मैटर को किसी भी फिजिकल स्टेट में चेंज करके फिर से उसको फिजिकल स्टेट में अपने लाने के लिए ये स्टडी मैंने आपको बता दिया। अब एक चार्ट में बनाऊंगा, उस चार्ट को भी देख लो ध्यान से, उस पर भी कुछ स्टडी कर लेते हैं। ये हमारा मैटर है। अब मैटर हमारा कितने भाग में बांटा गया, मतलब डिवाइड कितने में हुआ वो भी देख लो। एलिमेंट हो गया, एलिमेंट नहीं, मिक्सचर होगा, मिक्सचर। दूसरे में क्या होगा आपका प्योर सब्सटेंस, प्योर सब्सटेंस, ये प्योर सब्सटेंस ही है, प्योर सब्सटेंस हो गया मैटर, मिक्सचर, प्योर सब्सटेंस। मिक्सचर कितने में बटेगा, दो में, ये भी हम लोग क्लास 9 में पढ़े थे, हेट्रो होमो। ये जेनस जेनस लगा लेना, इतना तो दिमाग होगा, इतना समझदार हो मेरे बच्चों, जो भी कहे भैया दीदी सब लोग समझदार। प्योर सब्सटेंस, प्योर सब्सटेंस का किसमें क्लासिफिकेशन हुआ है, इसका भी दो में हुआ है, एलिमेंट कंपाउंड, एलिमेंट कंपाउंड। ऐसे आपके एनसीईआरटी में भी चार्ट बना होगा, कहीं कोई दो राय नहीं है कि एनसीईआरटी में चार्ट ऐसे बना हो। अब मैं मैटर में बता दिया, मैटर के सॉलिड लिक्विड सब बता दिया, अब थोड़ा आते हैं मिक्सचर पे, बात कर ले उसका भी, ठीक है कर लेते हैं आपके कहने पे। मिक्सचर क्या होता है, मिक्सचर ये होता है ना, इंग्लिश देखो भाई, मैं इंग्लिश का इस्तेमाल इसलिए करता हूँ, थोड़ा बहुत करता हूँ, थोड़ा बहुत नहीं, मुझे भी आता है इंग्लिश, ऐसी बात नहीं, लेकिन आप लोग इतने अच्छे लैंग्वेज में समझ पाओ वो कमेंट बॉक्स में करो, अगर इंग्लिश में समझना चाहते हो कर देना भाई, ठीक है। तो मिक्सचर जो है ना, वो किसी भी दो से ज्यादा कंपोनेंट को जब मिक्स करते हो, जब मिक्स करते हो कोई भी रेशियो में, उसका रेशियो फिक्स नहीं है। मतलब अगर मैं किसी भी चीज को, जैसे देखो चीनी ले लो पानी ले लो, मिला दो, चीनी भैया जितना धोगनी है पानी उतना लिए थे, क्या हमको पता था कितने में मतलब मिलाना है, नहीं पता था। उसका कोई रेशियो था कि चीनी को भी लेना है 500 ग्राम और फिर भाई लेना है वाटर 500 में, पता था, नहीं पता था। तो इसीलिए तो जब नहीं पता है रेशियो तो किसी में मिलाओ वही मिक्सचर बन जाता है, रेशियो फिक्स ना हो। बात समझ में आई, ठीक है, वो हो जाता है मिक्सचर। मैं बात करूं प्योर सब्सटेंस की, प्योर सब्सटेंस में क्या होता है, देखो प्योर सब्सटेंस में ये होता है ना, प्योर सब्सटेंस में मतलब ये होता है कि वहां भी किसी कंपोनेंट का वो हो रहा है, मतलब क्या हो रहा है बता रहा हूं, वहां भी मिक्स हो रहे हैं दोनों, उससे भी ज्यादा सब्सटेंस मिक्स हो रहे हैं साथ में, लेकिन वहां जो इसका कंपोजिशन होता है ना वो वेरिएबल नहीं होता है, यहाँ पे कंपोजिशन वेरिएबल होता है। ये बताना भूल गया था, कंपोजिशन वेरिएबल कैसा वो भी मैं बताऊंगा, और इसमें नहीं कंपोजिशन वेरिएबल है, इतना ही दिमाग में रखे रहना। अब आगे मैं कुछ बढ़ो, एग्जाम्पल ले लूं मिक्सचर का। जैसे देखो मिक्सचर में कंपोजिशन वेरिएबल नहीं होता, मैंने बोला है ना, क्योंकि वहां आप देखोगे चीनी, मतलब कह सकते हैं ना शुगर सोल्यूशन, शुगर सोल्यूशन में भाई क्या आप कोई रेशियो में लेके चल रहे थे, वहां क्या कोई मास था, कितने परसेंटेज में लेके चल रहे, नहीं, तो इसीलिए वहां कंपोजिशन वेरिएबल होता है। यहाँ आप पता करके चलते हो, हाँ इतना मिलाना था, इतना इतना परसेंटेज सेम बनाना था, तो यहाँ कंपोजिशन इसलिए सेम होता है, वहां वेरिएबल होता है। अब बात करें हेट्रोजेनस होमोजेनस की। हेट्रोजेनस क्या होते हैं भैया, हेट्रो मतलब बात समझ आ रहा है ना, अलग अलग है हेट्रो, हेट्रो अलग है तो मतलब जहां नॉन यूनिफॉर्म मिक्सचर हो, नॉन यूनिफॉर्म मिक्सचर भी कह सकते हो। अब मतलब मैं समझाऊं कैसे भी, तो देखो किसी भी सब्सटेंस का मिक्सिंग कर रहे हो, मतलब मिक्सचर बना रहे हो उसका, वो अच्छे से घुल ही ना पाए, उसके अपने कंपोजिशन में आ ही ना पाए, मतलब अच्छे से एकदम घुल मिल ना जाए, तब उसको कहते हैं हेट्रोजेनस, मतलब घुला मिला नहीं है तो उसी को कहते हैं हेट्रोजेनस। अब मैं बात करूं कैसे, अगर ले लो चीनी नमक, चीनी नमक ले लो, घुलाओ मिलाओ, क्या मिले, दोनों अलग अलग दिखे। अब मैं बोलूं ले लो बालू, ले लो ईटा, ये ले लो कुछ भी पत्थर, मिलाओ, क्या मिले, नहीं, ये हो जाते हैं हेट्रोजेनस मिक्सचर। बात करें होमो, होमो मतलब क्या समझ रहे, यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म मतलब क्या, यूनिफॉर्म मिक्सचर मतलब, अब यूनिफॉर्म मिक्सचर मतलब क्या, जिसका मिक्सिंग जो हो दो या उससे भी ज्यादा मिक्सचर का मतलब कंपोनेंट का, वहां मिक्सम उसका एकदम कंपोजिशन सेम आ जाए, मतलब वहां कुछ आपको दिखे ना कि हाँ भाई वो अलग तैर रहा है ये अलग तैर रहा है, एकदम सेम हो जाए कंपोनेंट मिक्स होके।
और कंपोजिशन उसका सेम हो जाए, तब हो जाके आपका होमोजेनस मिक्सचर कहलाता है। ठीक है, बात समझ में आई। अब मैं बोलूँ होमोजेनस कैसे भाई, इसका भी एग्जांपल दे दे रहा हूँ। शुगर सोल्यूशन, साल्ट सोल्यूशन और से सोल्यूशन, इसमें जैसे जैसे होमोजेनस आपको खुद सोचने की अलग न दिखे भाई, अलग ना दिखे। अब मैं बोलूँ नींबू और पानी को ले लो, एकदम मिक्स कर दो घोर घोर के तूर तार के, तो क्या दिख रहा है तुमको कि पानी में से नींबू बाहर जा रहा है? क्या नींबू का रस बाहर दिख रहा है? नहीं, सेम मिक्स हो जा रहे हैं, अलग तो नहीं दिख रहा है ना। तो उसी को कहते हैं होमोजेनस, इसको कहते हैं हेटेरोजेनस। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, कहीं भी कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। ठीक है, अब मैं बात करूं, ये जो मिक्सचर है ना, इसको हम ब्रेक भी कर सकते हैं भाई। कैसे कर सकते हैं? इसको हम फिजिकल मेथड से ब्रेक भी कर सकते हैं। कैसे? अब देखो, हेटेरोजेनस होमोजेनस पढ़े, इसको अगर मैं चाहूँ तो अगर बालू और गिट्टी को साथ में मिलाऊं तो हैंड से भी तो निकाल सकता हूँ, पिकिंग करके भी तो फिजिकल मेथड ही तो हुआ। बात करूं फिल्ट्रेशन भी तो कर सकता हूँ, क्रिस्टलाइजेशन भी कर सकता हूँ। क्रिस्टलाइजेशन कहाँ करूंगा? जहां भी चीनी और शुगर का सोल्यूशन बना था ना, उसको मैं अगर इवोपरेट करूं तो पानी पड़ जाएगा, कंडेंसेट कर ले रहा हूं, पानी को लिक्विड में बना ले रहा हूं, और चीनी हमारा वेसल्स में है। बात समझ में आया? वहां तो हम क्रिस्टलाइजेशन भी कर सकते हैं, डिस्टिलेशन भी कर सकते हैं। डिस्टिलेशन क्लास 9 में पढ़े थे, इसमें कोई हवा नहीं है जो नहीं पढ़े हो। ठीक है, बात समझ में आ गई? हाँ, इसको प्योर सब्सटेंस को तोड़ना है, मतलब उसको ब्रेक बनाना है, तो हम लोग वहां केमिकल का यूज करेंगे, वहां फिजिकल से कुछ नहीं हो पाएगा। बात समझ में आई? अब एलिमेंट और कंपाउंड क्या होते हैं, ये भी बहुत दो अच्छे टॉपिक हैं। एटम्स और मॉलिक्यूल जानते हो इससे पहले पढ़ने से? एटम्स और मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं? एटम्स जो होते हैं ना, जहां एक टीनी पार्टिकल्स का मतलब मिक्सअप होता है, वहां एटम कहलाता है। मतलब तीनी पार्टिकल्स का मिक्सअप ही होता है, वो एटम कहलाता है। और ये कहा गया आपका मॉलिक्यूल्स। मॉलिक्यूल्स क्या होता है? जब वन और उससे भी ज्यादा पार्टिकल्स मिलते हैं सेम कंपोनेंट के, तब वहां जाके मॉलिक्यूल्स बनता है। बात समझ में आया? मॉलिक्यूल्स क्या होता है? ठीक है, बात अगर इतनी समझ में आ गई तो इसमें समझने में कुछ नहीं है। एलिमेंट और कंपाउंड में, एलिमेंट क्या होता है भाई? एलिमेंट वो चीज होता है ना, जहां पे आपका कोई भी सब्सटेंस एक ही कंपोनेंट से बना है, एक ही कंपोनेंट से, एक ही पार्टिकल से, तब उसको कहते हैं एलिमेंट। एलिमेंट कहते हैं। ठीक है, अब एक ही सब्सटेंस, एक ही कंपोनेंट, मतलब एटम से ही बना हो, एक ही एटम से, उससे ज्यादा नहीं। अब मैं बात करूं एलिमेंट में कैसे भाई, कॉपर को ले लो, कॉपर हो गया, सिल्वर हो गया, अरे भाई ऐसे बहुत ले लो, सबका अलग है ना। सीयू में क्या तुम देख रहे हो? सीयू में कहूं सल्फर आ जा रहा है? सल्फर नहीं आ रहा भाई। सीयू सीयू है ना, इसीलिए वो एलिमेंट है। इसीलिए वो एलिमेंट है क्योंकि वो अपने एक ही एटम से बना है और वो एकदम प्योर है। बात समझे? कंपाउंड क्या होता है? कंपाउंड ये होता है ना, जब किसी दो चीज का मिक्सअप हो और वो एक ही डिफिनिट रेशियो उसके पास, मतलब जब किसी चीज का मिक्सिंग कर रहे हैं लेकिन एक ही रेशियो में कर रहे हैं, उसका एकदम स्पेसिफिक रेशियो मेंटेन है कि उसी रेशियो में होगा, नहीं तो नहीं होगा भाई। ठीक है, बात करूं वाटर की, देख लो, वाटर का तो मिक्सअप होता है ना, वहां वाटर का कैसे होता है? H2O। H2O क्या है? एटम्स है कि मॉलिक्यूल्स है? मॉलिक्यूल्स है। क्यों मॉलिक्यूल्स है? वहां क्योंकि दो एटम से ज्यादा यूज की गए हैं। H का अलग है, O का एटम्स अलग है। बात समझ में आया? तो वहां कंपाउंड है, ये H2O आपका कंपाउंड है, मॉलिक्यूल्स भी है, इसलिए वो H2O वहां यूज किया गया है। बात समझ में आया? कंपाउंड, कंपाउंड अब आपको समझ में आ गया। अमोनिया भी ले सकते हो, वाटर, अमोनिया, और भी कंपाउंड जितने मिले आप उसको कंपाउंड में ले सकते हो। मुझे लगता है आपको ये चार्ट पूरा समझ में आ गया होगा। और प्योर सब्सटेंस आप फिजिकल मेथड से नहीं ब्रेक कर सकते, उसको केमिकल मेथड से आपको ब्रेक करना पड़ेगा। ठीक है, इतना तो बात समझ में आ गया होगा आपको। अब आगे क्या पढ़ना है वो भी हम लोग देख लेते हैं भाई, क्योंकि बिना जाने तो हम लोग जान नहीं पाएंगे ना क्या पढ़ना है क्या नहीं। हाँ, कुछ इसमें बचे थे कुछ हिस्सा, वो भी देख लेते हैं। H2O, H2O कैसे बनता है? हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, देन H2O, यही तो होता है। लेकिन क्या उससे पहले जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन थे उनका तो स्टेट अलग था ना, उनका स्टेट अलग था। जब वो कंबाइन हुए, जब उनका कंपोजिशन बना, तब वो और भी अलग स्टेट में हो गए। कैसे? हाइड्रोजन पहले क्या था? गैस था। ऑक्सीजन क्या था? गैस ही था। तो गैस गैस मिले तो बनाए क्या? H2O। और H2O है क्या? लिक्विड। मतलब जब कंपाउंड बनता है तो उसका कंपोजिशन जो होता है ना, वो उसका स्टेट बदल जाता है, जब वो रिएक्ट करता है उसका स्टेट बदल जाता है। बात समझ में आया? ठीक है, एज कंपेयर टू रिएक्टेंट देन प्रोडक्ट, मतलब वहां स्टेट बदल जाते हैं। ये समझ में आया? ये मैंने बता दिया। अब आगे बोलूं तो आप लोगों के पास केमिकल भी पढ़ा दिया। अब प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर एंड देयर मेजरमेंट, ये भी अच्छी टॉपिक है, प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर एंड मेजरमेंट।
अब मैटर का प्रॉपर्टीज क्या है, उसका मेजरमेंट क्या है। मैटर की प्रॉपर्टीज मैं बोल लूं तो आप लोग पढ़े हो ना, फिजिकल चेंज, केमिकल चेंज। हाँ भाई पढ़े हैं, बहुत अच्छे से याद है। एक तो इरिवर्सिबल होगा, एक तो रिवर्सिबल होगा, इतना तो बात जानते हैं। लेकिन अगर मैं बोलूं इसी में कुछ बदलाव कर दूं, चेंज की जगह प्रॉपर्टीज लगा दो, उसमें भी प्रॉपर्टीज लगा लो, क्या कुछ समझ में आया? कहोगे अब तो सर एकदम दिमाग घोंचियाने लगा, कुछ समझ ही नहीं आया। ठीक है, वो भी मैं बता रहा हूँ क्या होगा प्रॉपर्टीज। मतलब प्रॉपर्टीज का वहां इसलिए यूज किया, फिजिकल चीज मतलब क्या समझते हो? किसी को हम देख के पता कर सके, किसी को छू के, किसी को सूंघ के, किसी को चाट के, यही सब तो होता है फिजिकली। यही सब तो होता है कि कुछ और होता है? नहीं, यही सब फिजिकली होता है। तो उसको हम उसका मेजर कर रहे हैं, उसकी वेट को जान रहे हैं, उसका अमाउंट जान रहे हैं, तो वही चीज आपका कहलाता है फिजिकल प्रॉपर्टीज, बिना उसकी आइडेंटिटी चेंज किए। ठीक है, बात समझ में आ रहा है? मतलब कोई भी सब्सटेंस दिया गया हो, उसको आप उसकी बिना आइडेंटिटी चेंज किए हुए इसका अमाउंट को पता कर रहे हो, फिजिकली इज नोन एज फिजिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज क्या है? वो केमिकल प्रॉपर्टीज भी मैं आपको बता दे रहा हूं क्या है। केमिकल प्रॉपर्टीज में आप लोग आगे आओगे ना, तो केमिकल प्रॉपर्टीज में देखोगे कि वहां का जस्ट उल्टा हो जाएगा। वो उल्टा कैसे हो जाएगा? मतलब वहां अब हम केमिकली देखेंगे, केमिकली देखेंगे मतलब उसकी एसिडिटी देखेंगे, उसका बेसिसिटी देखेंगे, उसका कंबसन देखेंगे, और भी चीजें होंगे वो भी देख लेंगे, मतलब इवोल्यूशन ऑफ गैस, टेम्परेचर, ये भी देख लेंगे। लेकिन वहां जो होगा ना, वो चेंज जो होगा वो केमिकली होगा, उसको देखेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज के नजरिए से। ठीक है, अब मैंने इतना भी बता दिया आपको, कुछ चीज और मैं इतना तो बता दी ना प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। अब बचा क्या है? एंड देयर मेजरमेंट। अब मेजरमेंट, मैटर का जब भी मेजरमेंट करते थे ना हम लोग, तो क्वांटिटेटिव में करते थे, क्वालिटेटिव में नहीं, क्वांटिटेटिव में, मतलब क्वांटिटी में करते थे मेजरमेंट मैटर का। कैसे? अगर मैं बोलूं एक कमरा मैंने लिया है, उसकी लेंथ थी 6 मीटर, 6 मीटर, तो क्या है ये? क्वांटिटी ही तो लिया हूं मैं। अगर किसी लिक्विड, गैस की, सॉलिड, किसी का भी मेजर करना है तो क्वांटिटी में ही तो करेंगे। अब मैं बात करूं Q इज इक्वल टू एन यू, ये जो है ना, ये फिजिकल क्वांटिटी, चलो फिजिकल क्वांटिटी इज इक्वल टू एन यू। अगर मैं बोलूं ये एन यू क्या है? ये यूनिट है, ये यूनिट है, और ये एन क्या है? मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड। बात समझ में आया? ये आपका एक फार्मूला है फिजिक्स में, मैं बता रहा हूं बस। फिजिकल क्वांटिटी इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड इनटू यूनिट। कैसे, ये भी मैं बता दूं। वैल्यूम हो गया, वैल्यूम क्या है? फिजिकल क्वांटिटी। ये बात समझ में आया? आया। अगर मैं बोलूं 6 मीटर क्यूब, 6 मीटर क्यूब, ये जो मीटर क्यूब है ना, ये क्या है? ये यूनिट है, और ये 6 क्या है? ये मैग्नीट्यूड है। तभी तो वैल्यूम इज इक्वल टू 6 इंटू, ये बीच में तो इंटू ही है, नहीं दिख रहा तो इंटू ही है, इंटू, और यूनिट क्या है? मीटर क्यूब, और हो के क्या हो जाते हैं? 6 मीटर क्यूब। मतलब अगर किसी भी क्वांटिटी को नापना होगा तो उसकी मैग्नीट्यूड से इंटू करेंगे यूनिट को, तब उसकी क्वांटिटी हमको पता चल जाएगी, ये पता चल जाएगा। ठीक है, फिजिकल क्वांटिटी उसकी हमको पता चल जाएगा। ठीक है, तो यही था Q इज इक्वल टू, मतलब पी क्यू इज इक्वल टू एन यू। बात समझ में आया? अब एक लास्ट टॉपिक है, उसको भी पढ़ाऊंगा, फिर उसके बाद से आगे बढ़ेंगे। देखो हमारे मतलब पूरे कंट्री में तो सिस्टम बहुत अलग अलग थे मेजरमेंट के। कोई इंग्लिश साइंटिस्ट, मतलब कोई इंग्लिश सिस्टम था, कोई आपका मैट्रिक सिस्टम था। अब ये मैट्रिक सिस्टम क्या होता था? मैट्रिक सिस्टम ना जो आपके फ्रांस में यूज किया जाता था, डेसिमल में उसकी काउंटिंग की जाती थी। डेसिमल में, अरे भाई दिमाग में जब भी डेसिमल आता है ना, मन करता है छोड़ छाड़ के चला जाए। इसीलिए तो साइंटिस्ट पक गए थे, डेसिमल में कन्वीनियंट उनको हो रहा था, मतलब कैलकुलेट करने में बहुत दिक्कत हो रहा था, इसलिए वो डेसिमल में कैलकुलेट कर ही नहीं पा रहे थे। इसलिए भाई साहब ने, उन्होंने भी हाथ पे हाथ रखा और छोड़ते बने, और कहा एक ऐसा सिस्टम लाओ भाई कि पूरे वर्ल्ड में सबको पता लग जाए, वही फॉलो ऑन करे, वही अच्छा सिस्टम हो। तो साइंटिस्ट ने कहा ठीक है भाई, तुम्हारी भी इच्छा पूरी कर लेते हैं हम लोग एक ऐसा सिस्टम लाएंगे, और वो सिस्टम क्या होगा? एसआई यूनिट होगा। एसआई यूनिट मतलब क्या? पूरी उसको हर जगह माना जाए, वही चले सिस्टम, इसीलिए उसको कहते हैं एसआई यूनिट। बात समझ में आया? वहां से एसआई यूनिट की अब जो आगे चर्चा करेंगे वो हम लोग अगले वीडियो में करें होंगे। अब जितना भी मैंने पढ़ाया उसको रिवाइज करना, अच्छे से समझ लेना। एनसीईआरटी की लाइनें को भी पढ़ाया, एनसीईआरटी को भी पढ़ लेना एक बार अच्छे से, और कहीं भी गलती लगे तो बता देना, क्योंकि ये मेरा पहला क्लास है क्लास 11 को पढ़ाने के लिए। ठीक है, तो बाय बाय, सी यू लेटर।